सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 2, बादल डकैत, मुसन्निफ ए हमीद, आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 9। वो दिन निकलने तक सोया रहा। जब उसकी आंख खुली तो पहली बार उसने वो रोशनदान देखा जहां से रात के वक्त तहखाने में ताज़ा हवा आती महसूस हो रही थी। ये रोशनदान कम और चौकोर सुराख ज्यादा था। उसके आगे झाड़ियां सी नजर आ रही थी। यकीनन ये सुराख किसी गड्ढे में खुलता होगा जिसे खुश्क झाड़ियों से ढांक दिया गया होगा। ये जराइम पेशा लोगों का गिरोह था जिनके दिल कमल के फूल की तरह साफ और दोस्ती के जज्बात से लबरेज थे। खुदा जाने इस तहखाने में वो मंशियात का स्टॉक रखते थे या जुआ कराते थे। नदीम को उन लोगों के इस पहलू से कोई सरोकार नहीं था। राजू उसे अपनी कलाई की घड़ी दे गया था। नदीम ने घड़ी देखी। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। उसे चाय की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। रोशनदान में से दिन की रोशनी बस इतनी ही आ रही थी कि नदीम को घड़ी की सुइयां झुककर बड़े गौर से देखना पड़ती थीं। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि उसे ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नदीम हमतन गोश हो गया। आवाज कोठरी के फर्श और तहखाने की छत पर आकर रुक गई। फिर तख्ते को उठाने की आवाज आई। ये राजू के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। नदीम कंबल परे करके चौकस होकर बैठ गया। ये कोई पुलिस का आदमी भी हो सकता था। नदीम तेजी से उठकर तहखाने की सीढ़ियों की एक तरफ होकर इस तरह खड़ा हो गया कि अगर राजू के अलावा कोई दूसरा आदमी हो तो उसे वहीं दबोच कर गिरा देगा। मगर ये राजू ही था। उसने रुमाल में बंधी हुई रोटी वगैरह उठा रखी थी। वो देखते ही बोला, खुदा का शुक्र है फकीरिये पर कोई इज्जत नहीं पड़ी। मैं आज सुबह ही उससे मुलाकात करके आया हूँ। वो तुम्हारा बहुत पूछ रहा था। नदीम ने तशवीश के अंदाज में पूछा, भाई फकीरिये पर उन लोगों को शक तो नहीं पड़ा? उससे सुपरिटेंडेंट जेल ने पूछकर जरूर की थी, पर फकीरिये ने साफ इनकार कर दिया कि वो चरस भरी सिगरेट बिल्कुल सप्लाई नहीं करता। उसके हामी, वार्डन और दूसरे एहलकारों ने भी तस्दीक की, क्योंकि उन्हें फकीरिये से बहुत सस्ता नशा मैसर आ जाता है। वो उस पर कैसे इल्जाम लगा सकते थे? यूं फकीरिया बच गया। नदीम ने इत्मीनान का सांस लिया और पूछा, मेरे बारे में तो वो जरूर परेशान होगा। राजू ने कहा, वो क्यों परेशान होने लगा भला? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम मेरे पास हो? बस वो यही पूछ रहा था कि तुमने यहाँ से किधर जाने का प्रोग्राम बनाया है। वो तो मुझे कह रहा था कि नदीम को बॉर्डर क्रॉस करा दो। मैंने उसे बताया कि नदीम कलकत्ते जाना चाहता है। उस पर वो जरूर परेशान हुआ था, लेकिन जब मैंने सारी बात खोलकर बयान कर दी तो वो चुप हो गया। आखिर में यही कहा कि नदीम हमारा मुसलमान भाई है। जहाँ वो जाना चाहता है उसे हिफाजत से वहाँ पहुँचा देना। नदीम ने एक बार फिर फकीरिये का शुक्रिया अदा किया। राजू खाने में खुश्क भुनी हुई मछली कबाब और रोटियां लाया था। रोटियां और कबाब काफी थे। वो कहने लगा, मैं नाश्ता करके आया हूँ। ये खाना कल शाम तक के लिए काफी है। कल रात को मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बना कर लेता आऊंगा। वो साथ एक छोटी सी थर्मोस में चाय भी भर कर लाया था। नदीम ने थोड़ा सा खाना खाया और दोनों चाय पीने और बातें करने लगे। नदीम के पूछने से पहले ही राजू ने कहा, मैं भी अपने उस दोस्त से नहीं मिल सका जो तुम्हें अपने ट्रक पर बिठाकर लखनऊ ले जाएगा। दोपहर को उससे मिलूंगा और कल शाम को फिर तुम्हारे पास आकर तफसील बताऊंगा। आओ मैं तुम्हें ऊपर बाथरूम ले चलूं। बाथरूम ऊपर वाली कोठरी के साथ ही था। जब नदीम बाथरूम से मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो राजू उसे दोबारा वापस नीचे तहखाने में ले आया और कहने लगा, तुम अगर चाहो तो खुद तहखाने का तख्ता ऊपर उठाकर बाथरूम जा सकते हो। मैंने ऊपर लकड़ी के भारी तख्ते उठा लिए हैं, सिर्फ खाली बोरियां ही डाल दी हैं। थोड़ी देर बैठकर राजू चला गया। नदीम अपने उलझे हुए इस्तराब अंगेज ख्यालात में गोताजन हो गया। उसके सामने बिलाशुबा खतरनाक मरहला था। चारों जानिब ऊपर जमीन पर इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस का जाल बिछा हुआ था। वो कहीं भी किसी भी वक्त उस जाल में उलटकर पकड़ा जा सकता था, और एक बार पकड़े जाने का मतलब सिवाय एक अजियतनाक मौत के और कुछ नहीं था। इंडियन इंटेलिजेंस इस दफा ये सोचकर तशद्दुद नहीं करेगी कि उसे जिंदा भी रखना है। उसकी मौत यकीनी थी। नदीम ने सिगरेट सुलगाया और नीम रोशन तहखाने में कंबल ऊपर करके लेट गया। उसके जहन में नजमी की उदास शक्ल गर्दिश कर रही थी। क्या वो नजमी को दुश्मन के बिछाए हुए जाल से निकालकर बॉर्डर क्रॉस करा सकेगा? इस सवाल का जवाब नदीम के पास नहीं था। दूसरे दिन रात के 8 बजे के करीब राजू तहखाने में आ गया। वो नदीम के लिए मजीद खाना लाया था। खाने का थैला एक तरफ रखते हुए राजू अपनी ऊनी टोपी उतारते हुए बोला, मेरा ख्याल था छिद्दा अभी हामी नहीं भरेगा। वो दूसरे या तीसरे फेरे पर तुम्हें साथ ले जाएगा, मगर किस्मत तेरी यावरी कर रही है नदीम भाई। छिद्दा तुम्हें इस हफ्ते के फेरे पर ही साथ ले जाने को तैयार हो गया है। छिद्दा उस ड्राइवर का नाम था जो राजू और फकीरिये का मुश्तरका दोस्त था और जो दिल्ली से सब्जियों का भरा हुआ ट्रक लेकर हफ्ते में 2 बार मेरठ जाता था। राजू बोला,
तुम परसों छिद्दे के साथ दिल्ली से लखनऊ की तरफ रवाना हो जाओगे। वो रात के 11 बजे दिल्ली अड्डे से रवाना होता है, मगर तुम दिल्ली वाले अड्डे से ट्रक में नहीं बैठोगे। तुम्हें दिल्ली से बाहर गाजियाबाद वाली सड़क के पास एक जगह से उठाया जाएगा, वहां तक तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें पहला काम तो ये करना होगा कि मैं कल रात को सेफ्टी रेजर वगैरह लेकर आऊंगा। तुम अपने सर के सारे बाल मूंड डालो, मूंछों और दाढ़ी के खत बनाओ, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें बंगालियों जैसा कुर्ता पैजामा पहनना होगा और ऊपर स्वेटर और गर्म शाल ओढ़ लोगे। स्वेटर तुम कलकत्ते पहुंचकर किसी जगह फेंक देना, क्योंकि वहां इतनी सर्दी नहीं होगी। गरम शाल तुम मुसलमान बंगालियों की तरह अपने कंधे पे डाले रखना। एक तस्बीह भी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, जो तुम अपने गले में डाल लेना। लेकिन कोशिश करना तुम दिन के वक्त ज्यादा लोगों के सामने ना जाओ। तुम्हें अपनी माशूका तक पहुंचने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो शाम होने के बाद ही करना। तुम्हारी तस्वीर बंगाल में भी पहुंच गई है और कलकत्ता पुलिस की तुम हिरासत में भी रहे हो। वहां तुम्हारे पहचान लिए जाने का खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम्हें वहां बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत पड़ेगी। दोपहर तक राजू नदीम के पास बैठा ऐसी ही बातें करता रहा। फिर अगले रोज शाम को आने का वादा करके चला गया। नदीम ने किसी न किसी तरह वो रात और दूसरा दिन भी गुजार लिया। दूसरे दिन की शाम हुई तो राजू आ गया। वो अपने साथ सेफ्टी रेजर की बजाय उस तरह लाया था। एक गठरी में नदीम के लिए बंगाली तर्ज का खद्दर का कुर्ता पैजामा, गर्म शाल और तस्बीह वगैरह थी। एक बंगाली तर्ज की चप्पल भी थी। राजू ने खुद ही नदीम के सर के सारे बाल उतार कर टेंट कर दी। फिर जिस तरह भी हो सका उसकी थोड़ी बढ़ी हुई दाढ़ी और मूछों के खत बना डाले। नदीम ने बंगाली कुर्ता पैजामा और गर्म शाल वगैरह देखे और राजू इसके लिए जो तकलीफ उठा रहा था उसका शुक्रिया अदा किया। राजू ने एक सिगरेट सुलगाकर नदीम को दिया और दूसरे से खुद कश लेकर बोला, भाई मियाँ, शुक्रिया किस बात का? भाई भाई की मदद ही किया करते हैं। अब मैं जो कहूँ गौर से सुनो। पहले तुम खाना खा लो, मैं थर्मास में से चाय निकाल कर पीता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू होगी। आज तुम्हारे लिए दिल्ली की खास नहारी और गोला कबाब लाया हूँ, साथ पराठे भी हैं। नदीम ने बड़े शौक से पेट भरकर खाना खाया। राजू चाय पीता रहा। जब नदीम खाना खा चुका और चाय पीने लगा तो राजू बोला, अब सुनो, कल रात मैं तुम्हारे पास रात के ठीक 9 बजे आऊंगा। यहाँ से मैं तुम्हें अपने साथ गाजियाबाद वाली सड़क पर उस मकाम तक ले जाऊंगा जहाँ छिद्दे का ट्रक पहले से मौजूद होगा। उसने ट्रक का बोनट खोलकर उसे मरम्मत के बहाने खड़ा कर रखा होगा। उसका क्लीनर भी उसके साथ होगा। क्लीनर को उसने कुछ नहीं बताया। हम ट्रक से दूर एक खास जगह पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसका क्लीनर मुझे जानता है और मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। छिद्दा खुद ही ठीक वक्त पर हमारे पास आ जाएगा। मैं तुम्हें उसके हवाले करके फौरन वापस चला जाऊंगा। वो अपने क्लीनर से तुम्हारे बारे में ये कहेगा कि तुमने इसे लखनऊ तक जाने के लिए 50 रुपए अदा किए हैं, और चूंकि तुम्हारी माँ लखनऊ में बीमार है और तुम्हें कोई बस या ट्रेन नहीं मिली, इसलिए तुम इस ट्रक में लखनऊ जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हो। वहां से छिद्दा तुम्हें खुद ही समझा देगा। तुम अपना नाम मौलवी बाकर बताओगे। इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन रास्ते में बिलफर्ज अगर क्लीनर या किसी दूसरे शख्स ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया तो मौलवी बाकर अली ही बताना। इस नाम को जहन में अच्छी तरह याद कर लेना। तुम लखनऊ के सेठानी मोहल्ले के रहने वाले हो। वहाँ इस्लामिया मकतब में बच्चों को उर्दू पढ़ाते हो। तुम्हारी सिर्फ एक ही माँ जिंदा है जो बीमार है। तुम दिल्ली किसी दरसगाह की ज़ियारत को आए थे। तुम्हें तुम्हारी माँ की बीमारी की खबर मिली और तुम रातों रात घर वापस जा रहे हो। नदीम ने ये सारी बातें अच्छी तरह याद कर ली। दूसरे दिन रात को 9 बजे आने का कहकर राजू चला गया। वो रात और उससे अगला दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन रात को नदीम ने खद्दर का बंगाली कुर्ता पैजामा और उसके ऊपर स्वेटर पहन लिया था। उसका सर मुंडा हुआ था, दाढ़ी मूछ के खत बने हुए थे। उसके पास आईना नहीं था, लेकिन उसने अपने सर और चेहरे पर हाथ फेर कर अंदाजा लगाया कि उसका हुलिया काफी बदल गया है और सिर्फ करीब से देखने पर ही उसे कोई पहचान सकेगा। तस्बीह उसने अपनी कलाई के साथ लपेट ली थी। ठीक 9 बजे उसे ऊपर से किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। ये राजू ही था। अब नदीम उसके कदमों की चाप पहचानने लगा था। थोड़ी देर बाद वो नीचे तहखाने में आ गया। नदीम ने मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। उसे बिल्कुल तैयार देखकर राजू बोला, मैं तुम्हारे लिए ऊनी टोपी भी लेकर आया हूँ, लो इसे पहन लो। उसने जेब से एक गोल निस्वारी रंग की ऊनी टोपी निकालकर नदीम को दी, जो उसने अपने सर पर पहन ली। ये उसके कानों तक आ गई थी। अब आओ मेरे साथ। नदीम उसके साथ तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली कोठरी और फिर वहां से क्वार्टर के बड़े बैरक नुमा कमरे से गुजरकर क्वार्टर के बाहर आ गया। कितने दिनों बाद वो खुली फिजा में आया था। उसे शदीद सर्दी का एहसास हुआ। उसने अपना कंबल वहीं छोड़ दिया था और स्वेटर के ऊपर गर्म शाल ओढ़ रखी थी। राजू उसे लेकर गैर हमवार मैदान को अबूर करके छोटी कच्ची सड़क पर आ गया। आज रात वो गाड़ी की बजाय अपने साथ मोटर रिक्शा लाया था। मोटर रिक्शा भी उसका वही आदमी चला रहा था। ये उसका अपना आदमी ही था।
यही आदमी नदीम को जेल से पहले वालेट खुफिया ठिकाने तक लाया था। नदीम और राजू रिक्शे में सवार हो गए और रिक्शा कच्ची सड़क पर से होता हुआ पक्की सड़क पर आ गया। रात का वक्त था और वहाँ रोशनियां ज्यादा नहीं थी। खुदा जाने रिक्शा किन किन बारौनक सड़कों पर से होता हुआ एक ऐसी कुशादा सड़क पर आ गया जहाँ ट्रक भी चल रहे थे। राजू ने नदीम की तरफ देखकर झुककर कहा, ये सड़क सीधी दिल्ली से कलकत्ते को जाती है। इसे जीटी रोड भी कहते हैं। हिंदुओं ने उसका नाम कुछ और भी रख छोड़ा है। बड़ी सड़क पर रिक्शा देर तक सफर करता रहा। नदीम ने पूछा, अभी गाजियाबाद कितना दूर है? फिक्र ना करो, हम अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसे अच्छी तरह याद कर लिया है ना तुमने? तुम्हारा नाम मौलवी बाकर अली है। तुम लखनऊ के सेठानी मोहल्ले के इस्लामिया मकतब में उस्ताद हो। तुम्हारी माँ बीमार है और तुम जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हो। जी, मैंने सब रट लिया है। रिक्शे की रफ्तार हल्की हो गई। ड्राइवर ने राजू से कहा, खान साहब, छिद्दे का ट्रक सड़क के एक तरफ खड़ा है। राजू ने कहा, ठीक है, तुम उससे 50 कदम पीछे हटकर सड़क के किनारे दरख्तों में रिक्शा खड़ा कर दो। उसके साथी ड्राइवर ने ऐसा ही किया। रिक्शा दरख्तों के नीचे अंधेरे में रुक गया। राजू और नदीम नीचे उतर आए। राजू ने कोट की जेब में से एक रुमाल निकालकर नदीम के हाथ में थमाते हुए कहा, इसमें 1000 रुपए हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सका। मुझे अफसोस रहेगा। तुम इसे कबूल कर लो। नदीम की आंखों में आंसू भर आए। वो दिल्ली के इन मुखलिस और इस्लाम के नाम पर अपनी जिंदगियों को मौत के मुंह में डालने वाले इंसानों के जज्बे से बेहद मुतासर हुआ था। उसने राजू का हाथ थाम लिया और जज्बात से भरी हुई आवाज में बोला, भाई राजू, तुम्हारे ये 1000 रुपए मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा और फकीरिया का एहसान सारी जिंदगी फरामोश नहीं कर सकूंगा। राजू ने नदीम के कंधे पर हाथ रख के दबाते हुए कहा, अरे भाई मियाँ, कैसी बातें कर रहे हो? ये तो हमारा फर्ज था। क्या इंसान अपना फर्ज पूरा नहीं करते? चाहे फर्ज पूरा करने के लिए जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अच्छा, अब तुम उधर दरख्तों के पीछे आ जाओ। छिद्दे ने हमें देख लिया है। वो देखो, उसके ट्रक का बोनट खुला हुआ है, क्लीनर उस पर झुका हुआ है और छिद्दा हमारी तरफ ही आ रहा है। एक ऊंचा लंबा छरेरे बदन का आदमी, जिसने फूली हुई गर्म जर्सी पहन रखी थी, अपने दोनों हाथ गर्म पतलून के पहलुओं से रगड़ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर वो जल्दी से राजू की बाएं जानिब हो गया और नदीम की तरफ अंधेरे में घूर कर देखने लगा। ये नौजवान है मौलवी बाकर अली उर्फ नदीम मियाँ। हाँ छिद्दे, अब जैसे तुम्हें समझाया ना वैसे ही करना। लखनऊ पहुंचकर इसे अपने दोस्त के साथ कर देना, जो इसे कलकत्ते तक पहुंचा देगा। छिद्दा बोला, ओ तुम फिक्र ही ना करो लाला, इसे कलकत्ते में पहुंचा वही समझो। अब राजू ने जेब से एक तय किया हुआ छोटा सा रुक्का निकालकर नदीम को दिया। कलकत्ते में जकरिया स्ट्रीट मुसलमानों का इलाका है। इस इलाके में पुराने अमृतसरी कश्मीरी भी आबाद हैं। ये लोग शालों का धंधा करते हैं। वहाँ का एक मशहूर होटल अमजदिया होटल है। तुम ये रुक्का उस होटल के मालिक जब्बार अली को जाकर दे देना। जब्बार अली की बड़ी बड़ी मूछें हैं, रंग सांवला, बदन अखरा और नाक पर जले हुए जख्म का निशान है। ये रुक्का सिर्फ उसी को देना। ये रुक्का पढ़कर वो तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलवा देगा जो तुम्हारे बंगाल का बॉर्डर क्रॉस कराने का बंदोबस्त कर देगा। अब तुम जाकर ट्रक में बैठो। छिद्दा, तू भी जाके बैठ जा, क्लीनर को शक ना हो जाए कहीं। नदीम रुक्का हाथ में लिए खड़ा था कि राजू जल्दी से रिक्शे में बैठ गया और रिक्शा वापस रवाना हो गया। छिद्दे ने नदीम से कहा, आओ बाबूजी मेरे साथ। क्लीनर ने पूछा, तो वही बताना जो राजू ने तुम्हें और मुझे बताया है। राजू ने नदीम को जो कुछ बताया था वो उसे जुबानी हिफ्स हो गया था, मगर क्लीनर ने उससे कुछ ना पूछा। जब वो ट्रक के करीब गया तो क्लीनर ने अपने उस्ताद की तरफ देखा। छिद्दे ने कहा, ओ मौलवी साहब हैं, इनकी वालिदा बीमार है, जल्दी लखनऊ पहुंचना चाहते हैं बेचारे। चल पीछे जाकर ईंट निकाल और पीछे टोकरों में बैठ जा। छिद्दे ने नदीम को ट्रक में अपनी ड्राइविंग सीट के साथ बिठा लिया और थोड़ी देर बाद ट्रक लखनऊ की तरफ चलने लगा। ट्रक में ये काफी लंबा सफर था। सारी रात ट्रक शाहराह पर चलता रहा। मशरक में सुबह का उजाला नीले गुबार की शक्ल में उभर रहा था कि ट्रक बरेली पहुंचा। यहाँ ट्रक अड्डे पर आकर रुक गया। छिद्दे ने रास्ते में नदीम को बहुत सी बातें समझा दी थी कि उसे रास्ते में क्या कुछ करना होगा। चुनाचे बरेली पहुंचते ही नदीम ट्रक से उतरकर चाय के होटल की तरफ आ गया। यहाँ उसने मुंह हाथ धोया और चाय मंगवाई। थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर अड्डे की मस्जिद में सुबह की नमाज पढ़ने चल दिया। वो उस वक्त तक मस्जिद में ही बैठा रहा जब तक छिद्दा वहां नहीं आया। छिद्दे के वापस आते ही वो जाकर ट्रक में बैठ गया और ट्रक अपने सफर पर रवाना हुआ। मुरादाबाद रातों रात गुजर गया था और छिद्दे ने जानबूझकर वहां ट्रक नहीं रोका था। अब आगे शाहजहानपुर का शहर आता था, उसके बाद लखनऊ। दोपहर का खाना उन्होंने शाहजहानपुर में खाया। यहाँ भी छिद्दे ने नदीम को एक मस्जिद दिखा दी और जितनी देर ट्रक वहां खड़ा रहा
ندیم مسجد میں ہی بیٹھا تسبیح پھیرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہا۔ شام ہو رہی تھی کہ ٹرک لکھنؤ کے مضافات میں داخل ہو گیا۔ اس شہر کے بارے میں ندیم نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اگر وہ عام حالات میں یہاں آتا تو ضرور اس شہر کی سیر کرتا، لیکن اب صورتحال دوسری تھی۔ شہر میں جگہ جگہ روشنیاں ہو رہی تھیں۔ ٹرک جی ٹی روڈ پر سے گزرتا ہوا بہت بڑی سبزی منڈی کے احاطے میں داخل ہو کر ایک طرف رک گیا، جیسا کہ چھدے نے ندیم کو ہدایت دی تھی۔ ٹرک کے رکتے ہی ندیم اگلی سیٹ پر سے اترا اور ایک کھمبے کے پاس چبوترے پر جا کر شال اچھی طرح لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہاں سردی تھی۔ کوئی 10 منٹ بعد اسے چھدا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ندیم کے قریب سے گزر گیا۔ سبزی منڈی میں کئی دوسرے ٹرک بھی کھڑے تھے، جن میں سے سبزیوں کے ٹوکرے اور بڑے بڑے گٹھر نیچے اتارے جا رہے تھے۔ جگہ جگہ بلب روشن تھے۔ ایک جانب چائے خانوں کی قطار تھی، جہاں ڈرائیور اور دوسرے لوگ بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ فلمی گانوں کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی۔ ندیم کے لیے لکھنؤ بالکل اجنبی شہر تھا۔ دو سکھ آپس میں پنجابی میں باتیں کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزر گئے۔ انہوں نے ندیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ندیم کی نظریں 10-12 قدم آگے چلتے چھدے پر تھیں۔ وہ ایک سڑک پر جا کر رک گیا۔ سڑک پر کافی رونق تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ندیم کو ایک سپاہی نظر آیا جو چھڑی ہاتھ میں لیے دکان کے باہر کھڑا لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ندیم ایک طرف سمٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چھدا ابھی تک سڑک کے کنارے کھڑا شاید کسی سواری کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے خالی رکشے کو اشارے سے روکا اور اس میں بیٹھ گیا۔ وہ رکشہ لے کر ندیم کے پاس آ گیا۔ ندیم بھی جلدی سے رکشے میں سوار ہو گیا اور رکشہ آگے کو چل دیا۔ چھدے نے ندیم سے کوئی بات نہیں کی۔ رکشہ بارونق بازاروں میں سے گزرتا ہوا ایک کشادہ سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک کی دونوں جانب اونچی اونچی عمارتیں تھیں، جن میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ کاریں، تانگے اور رکشے اس کے قریب سے سڑک پر گزر رہے تھے۔ سڑک طویل تھی۔ کافی آگے جا کر رکشے نے ایک موڑ کاٹا اور اس سے نسبتاً خاموش سڑک پر آ گیا۔ اس سڑک کی ایک جانب کوٹھیاں بنگلے تھے اور دوسری جانب میدان تھا، جو ندیم کو کھیل کا میدان لگا۔ رکشہ یہاں سے بھی آگے گزر گیا۔ پھر دریا کا پل آ گیا۔ یہ گومتی دریا تھا۔ اس کا پل کافی چوڑا اور عظیم الشان تھا۔ جگہ جگہ کھمبوں پر بلب روشن تھے۔ اندھیرے میں ندیم نے دیکھا کہ دریا کی سطح پر پل کی روشنیاں منعکس ہو رہی تھیں۔ چھدا بولا، مولوی جی، خدا نے چاہا تو آپ کی والدہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ شاید یہ جملہ وہ رکشہ ڈرائیور کو سنانا چاہتا ہو۔ ندیم بولا، اللہ فضل کرے گا۔ چھدے نے ندیم کا ہاتھ اس طرح دبایا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم نے بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے۔ پل پر سے اترنے کے بعد رکشہ بڑی سڑک چھوڑ کر ایک ایسی چھوٹی سڑک پر آ گیا جہاں اتنی روشنی نہیں تھی۔ اس کی دونوں جانب ایک منزلہ کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ہر کوارٹر کے باہر ایک بتی جل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے یہاں کے لوگ باہر برآمدوں میں بیٹھے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کوارٹروں کے عقب میں کسی عمارت پر نیون سائن کی روشنیاں جل بجھ رہی تھیں۔ اس علاقے سے بھی رکشہ نکل گیا۔ ندیم نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو ادھر اسے سڑک کے ساتھ ساتھ لگے کھمبوں کی طویل قطار دکھائی دی، جس کی روشنیاں دور تک چلی گئی تھیں۔ یقیناً یہ جی ٹی روڈ تھی اور چھدا کافی آگے جا کر ایک بار پھر جی ٹی روڈ یعنی لکھنؤ سے کلکتے جانے والی بڑی شاہراہ کے قریب نکل آیا تھا۔ مگر یہ سڑک کافی فاصلے پر تھی اور رکشہ اس کی دائیں جانب یعنی مخالف سمت ایک مضافاتی بستی کے کنارے جا کر رک گیا۔ چھدے نے اترتے ہوئے ندیم سے کہا، آئیے مولوی صاحب، آپ کا گھر آ گیا، فکر نہ کریں، والدہ صاحبہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ ندیم اتر کر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور بولا، بس بھائی اللہ سے دعا کیجیے۔ اتنی دیر میں چھدے نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور وہ رکشے کو بیک کر کے جدھر سے آیا تھا ادھر کو ہی چل دیا۔ چھدے نے ندیم کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، واہ میرے یار، تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ اگر تم اسی ہوشیاری اور سمجھداری سے کام لیتے رہے نا تو بڑی آسانی سے اور حفاظت کے ساتھ کلکتے پہنچ جاؤ گے۔ کیا مجھے یہاں سے کلکتے کے لیے ٹرک پکڑنا ہوگا؟ او میرے بھائی، اتنی جلدی ٹرک کہاں ملے گا؟ تمہیں آج رات اور کل کا دن یہاں ایک مکان میں بسر کرنا ہوگا۔ پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کوئی تمہاری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا، تم بالکل محفوظ رہو گے۔ وہ بستی میں داخل ہونے کی بجائے اس کے عقب کی طرف آ گئے۔ یہاں باہر میدان میں بڑے بڑے گڑھے تھے جن میں کوڑا کرکٹ بھرا پڑا تھا۔ چھدا کہہ رہا تھا، وہ سامنے جو سڑک دیکھ رہے ہو نا، یہ سیدھی کلکتے کو جاتی ہے۔ یہیں گڈس ٹرانسپورٹ والوں کا گودام ہے اور یہیں سے میرا دوست چاند خان ٹرک میں مال بھر کر کلکتے لے جاتا ہے۔ وہ ہفتے میں صرف ایک پھر آنے جانے کا لگاتا ہے، کیونکہ کلکتہ یہاں سے کافی دور ہے اور بیچ میں ایک رات بھی پڑتی ہے جو تمہیں بنارس یا گیا شہر میں بسر کرنی ہوگی۔ ندیم نے پوچھا، کیا آپ نے اسے میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ ارے ابھی تو میں اس سے ملا بھی نہیں، بتاتا کہاں سے؟ ابھی اس سے میں 2 باتیں کروں گا اور تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا۔
ندیم کو فکر لگی تھی کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے اور کوئی پولیس کے اعلان شدہ انعام کی رقم کی لالچ میں آ کر اسے پولیس کے حوالے نہ کر دے۔ اس نے دبی زبان میں کہا، آپ کا یہ دوست قابل اعتبار تو ہے نا؟ یہاں پر پارٹ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 10 سماعت فرمائیں۔